नमस्कार। आप भारत लाइव देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं गुड़गांव में हूं, लेकिन बिहार की राजनीति से अलग नहीं रह सकता। बिहार की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है उसको लगातार आप तक पहुंचा रहा हूं। विपक्ष बहुत सारी बातें कह रहा है सत्ता को लेकर के, लेकिन इन सब के बीच में सत्ता पक्ष का जवाब जानना बहुत जरूरी होता है। इस क्रम में आपने देखा कि लगातार बिहार की सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो या फिर अन्य दल हो, सभी से मैं लगातार बात कर रहा हूं। आज इस कड़ी में बात करने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के युवा चेहरे दानिश रिजवान जी हैं, जो बिहार की राजनीति को बेहतर तरीके से डिफाइन करते हैं और अपनी बातें बड़ी बेबाकी से रखते हैं, जिसको लेकर के कई बार सवाल भी खड़े होते हैं। लेकिन उन सवालों से इतर बिहार की राजनीति को बेहतर ढंग से रेखांकित करने वाले और चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से एकदम क्लियर करके रखने वाले युवा राजनीतिज्ञ दानिश रिजवान जी का हम पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। बिहार की राजनीति में लगातार एक चर्चा बहुत जोरों से चल रही है। वो चर्चा है आप लोगों का अपने साथियों से ज्यादा विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करना, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर आपकी पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी जी हों। लगातार विपक्ष के नेता से मिल रहे हैं, उनके साथ कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और अकेले में भी मिल रहे हैं। इसके पीछे की राजनीति क्या है, रणनीति क्या है? देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमेशा इस चीज का उल्लेख किया है कि अपोजिशन सत्ता का एक पार्ट होता है जी, और बिना अपोजिशन के आप सरकार अगर चला रहे हैं तो वो सरकार नहीं, एक मजाक है जी। हम लोग लगातार अपोजिशन से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कई एक ऐसे एजेंडे होते हैं जिन एजेंडों में हम अपोजिशन को भी लेकर चलते हैं और अगर अपोजिशन हमें सही रास्ता बताता है तो उसके साथ उसके हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। आपने देखा था कि केंद्र में एक वक्त था जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और कई एक मामले में अटल बिहारी वाजपेयी की बातों को सुनती थी और उस पर कार्रवाई करते थे। उस वक्त में भी कई सवाल उठ खड़े होते थे कि भाई अटल जी हमेशा इंदिरा जी की बातों को क्यों सुनते हैं, क्योंकि जब अच्छा नेता वही है जो अपोजिशन के नेता सही बातों को भी सुने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसके लिए जाने जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने अगर कुछ अच्छा सुझाव दिया है तो निसंदेह उस सुझाव पे काम होना चाहिए और वही हम कर रहे हैं कि हम सबकी बातों को सुनते हैं, सबको लेकर चल रहे हैं और सबके सुझाव को मान भी रहे हैं। दानिश जी, आपका इशारा बिल्कुल ही स्पष्ट है कि आप विपक्ष को लेकर के चलना चाहते हैं और चीजों को भी आप लगभग क्लियर करते जा रहे हैं। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो विपक्ष की आपको अच्छी लग रही है और आपके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी नहीं लग रही है? मैं जातीय जनगणना की बात कर रहा हूँ, आप स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, जातीय जनगणना में पॉलिटिकल स्टैंड जरूर हो सकता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अलग अलग राय होती है अपने वोटर्स के हिसाब से, अपने हिसाब से, लेकिन ये जो डिमांड है ये समाज के हिसाब की हम मांग कर रहे हैं। देखिए, लगातार आरक्षण की बातों को लेकर सवाल उठते रहे हैं और कई तरह के सवाल उठे हैं। कोई कहता है आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, कोई कहता है जो वक्त के लिए था, फौरी वक्त के लिए था, उसको खत्म कर देना चाहिए। बहुत तरीके के सवाल उठते हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझता है कि कम से कम एक बार हम तो देख लें कि डेवलपमेंट के पैमाने पे कौन सी जातियां कहां पर खड़ी हैं, किसकी क्या स्थिति है। स्वर्ण का जो तबका है, जो हम लगातार कहते हैं कि पूंजीवादी लोग रहे हैं, सामंती लोग रहे हैं, कई तरह की आरोप लालू प्रसाद यादव जी ने भी लगाए, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, तमाम स्थितियों का मूल्यांकन होना चाहिए और उसी मूल्यांकन करने के लिए हमने स्पष्ट तरीके से कहा है कि अब वक्त आ गया है जब सूबे में जातीय जनगणना, देश में जातीय जनगणना हो, कम से कम पता तो लग पाए कि आजादी के बाद कौन सी जाति की आबादी कितनी है और उनका विकास का जो पैमाना है वो पैमाने तक पहुंच पाए हैं कि नहीं पहुंच पाए हैं। क्या सवर्ण तबके को जो हमेशा कहा जाता है कि ये सामंती तबका है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग गाहे बगाहे बोलते रहते हैं, तोहमत लगाते रहते हैं, जो बैकवर्ड्स की राजनीति करते हैं, दलित की राजनीति करते हैं, लेकिन वो हाशिए पे हैं कि नहीं है, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। तो हमें लगता है कि जातीय जनगणना उन तमाम तबकों के लिए जरूरी है जो तबके आज भी विकास के पैमाने से दूर है या फिर बहुत ज्यादा विकसित हो गए हैं, क्योंकि देश को तो पता तो लगना चाहिए कि अगर जो आरक्षण का लाभ अगर किसी को मिल रहा है तो उस आरक्षण के लाभ के बाद स्थिति कितनी बदली है और अगर नहीं बदली है तो उसके लिए दोषी कौन है। इन तमाम विषयों पर चर्चा होना चाहिए। दानिश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी बातों को बेहतर ढंग से रख पा रहे हैं, लेकिन इसी सवाल के, आप ही के सवालों में से, आप ही के जवाब में से एक सवाल निकल करके आता है कि आपके साथ भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से बिहार की सत्ता में है। इस सत्ता में रहने के साथ साथ आप डिमांड कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। देश के गृह मंत्री जनगणना की तो बात करते हैं, लेकिन आपके जातीय जनगणना वाली बात को बिल्कुल ही नकार देते हैं। और इस पर कल ही हमने एक बयान सुना था, जो कृषि मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि जातीय जनगणना हमारा विषय नहीं है। ऐसा कैसे हो रहा है जब आप
विपक्ष की बात तो समझ पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, लेकिन अपने ही साथी को नहीं समझा पा रहे हैं। ये बात हम अपनी साथी को भी समझाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम समझा नहीं पा रहे हैं, अपने साथी को भी हम इस बात को समझाएंगे। और देखिए, उस पर बातचीत करने के लिए हम लोगों ने कहा है, देखिए कई काम ऐसे मामले आए, जैसे आप कृषि कानून को देख लीजिए। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि कृषि कानून को वापिस लेने का वक्त आ गया है। हालांकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कई एक नेता विरोध कर रहे थे कि कृषि कानून कैसे वापिस हो जाएगा, मजाक है क्या, दाल भात का कौर है क्या, तुरंत खा जाएंगे। लेकिन स्थितियां बनी ना, तमाम लोग बैकफुट पे गए ना, कृषि कानून वापिस हुआ ना। देखिए, आज जो नेता इस चीज को बोल रहे हैं, हम उनको समझाएंगे कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से कृषि कानून के ऊपर में बातचीत हुई, सरकार ने वापस दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वापस दिया, तो इसके जातीय जनगणना पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारी बातों को समझेंगे और समझने के बाद एक कारगर फैसला लेंगे जो राष्ट्र हित में होगा। क्योंकि देखिए, हमेशा प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास तभी जरूरी होगा ना, जिससे पता चल पाए कि कौन कितना व्यक्ति है। अब आप मुझे बताइए कि जब घर में शादियां होती हैं तो गाहे बगाहे हम पूछ रहे थे ना कि भाई बाराती कितने आएंगे, कितने लोग आएंगे, इसलिए कि हम उस हिसाब का एस्टीमेट बनाते हैं, कितने लोग आएंगे, इतने लोगों को खिलाना है। उसी तरीके से अगर हम देखिए, हम ये इस चीज को भले राजनीतिक तौर पे लोग कहे ना कहें, लेकिन ये बात फैक्ट है कि हम जातिवादी समाज में जी रहे हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक के नाम के आगे, तकरीबन प्रत्येक नागरिक के नाम के आगे उसकी जाति जरूर केंद्रित होती है। और अगर जाति फोकस नहीं हो पाता है तो गाहे बगाहे लोग पूछ लेते हैं, अच्छा कौन बाबू साहब है, सिंह मतलब क्या, कुमार मतलब क्या, मतलब ही वांटेड टू नो, वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या है। बिल्कुल हम जाति जातिवादी समाज में जीते हैं। आपने जो बातें कही वो बातें बिल्कुल सही हैं, और आप निश्चित रूप से युवा हैं तो आप युवाओं की बात भी करते हैं और बिहार को बेहतर ढंग से समझते भी हैं। एक राजनीतिक दल के नेता के अलावे आप बिहार के एक प्रबुद्ध नागरिक में से हैं। लगातार आप ये बातें कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, डबल इंजन की बात करते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने एजेंडे एनडीए के तहत ठंडे बस्ते में डाल दी थी, उन सारे एजेंडों को धीरे धीरे पूरा करती जा रही है और आप तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे चाहे वो 35A की बात हो, कॉमन सिविल कोड की बात चर्चा शुरू हो गई है, धारा 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, अब जबकि एनआरसी की बात शुरू हो गई है, सीएए की बात शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या कर पाएंगे? क्या आप लोग भारतीय जनता पार्टी से निपट पाएंगे? देखिए, निपटने की बात अलग है, हम बातचीत कर रहे हैं और किसी भी मामले का समाधान बातचीत से किया जा सकता है। सीधे ये कह देना कि हम उनसे निपटेंगे, हम उनसे वाद विवाद करेंगे, एजेंडा वो नहीं होना चाहिए। और देखिए एक चीज है, एनआरसी तो का कानून तो आए हुए बहुत मुझे लगता है 3 साल होने को है, लेकिन अभी तक तो लागू तो नहीं हुआ है। अभी जैसे आपने कहा कि धारा 370 का इफेक्ट बिहार पे नहीं है, और बिहार को धारा 370 से कोई लेना देना भी नहीं है। ये धारा 370 हमारा एजेंडा नहीं रहा है। हमारा एजेंडा बड़ा मूल तौर पे रोटी कपड़ा और मकान वाला एजेंडा रहा है, और हम उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। धारा 370 हमारा एजेंडा नहीं रहा है। कॉमन सिविल कोड के मामले में हम एकदम तटस्थ है, हमें कोई मतलब किसी तरीके का जो एक होता है ना कि भाई आपकी तरफ से किसी की कीमत पर हम लागू नहीं होने देंगे, वो चाहे जो हो जाए। दानिश जी, रोटी कपड़ा मकान की आप बात कर रहे हैं, 17 साल से आप सरकार में चला रहे हैं और आपके यहाँ से पलायन नहीं रुक रहा है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, आप लगातार स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में पिछड़ते जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार रहते हुए ये कहाँ कमी रह जा रही है? देखिए, पलायन की रही बात, तो पलायन को कोई सरकार नहीं रोक सकती है। आज हम पटना में रह रहे हैं, कल हम दिल्ली जाने का सपना देखते हैं, परसों यूएस जाने का सपना देखते हैं। तो देखिए, इंसान जो है वो लगातार आगे बढ़ने की चाहत रखता है। अब तो वो पलायन को तो हम नहीं रोक सकते। हाँ, कमियां जरूर हैं शिक्षा की बात के मामले को लीजिए, लेकिन अगर आप पुरानी चीजों को देखेंगे, क्योंकि हमें जो बिहार मिला हुआ था वो इतना पिछड़ा हुआ मिला था कि स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज नहीं थे, बिल्डिंग्स नहीं थी कि वहां हम जाके बच्चों को पढ़ा लिखाएं, टीचर्स नहीं थे, आप सरकारी सेवक नहीं थे। आप टेक्नोलॉजी की बातचीत करिए तो आप स्कूल किस तरीके से चल रहे थे, आपने वो भी हालात देखे हैं। बिहार को आपने बड़ी बारीकी से समझा है। धीरे धीरे चीजें बदलती हैं। हमें जो बिहार मिला था वहां सिर्फ और सिर्फ जातीय हिंसा थी, नरसंहार थे, अपराध थे, अपहरण उद्योग थे। हमने सबको बंद कराया है। अब एक विकसित बिहार बन रहा है। बहुत सारी चीजें बदली हैं, बहुत सारी चीजें आज भी बदलनी बाकी हैं। हम आपकी बातों से सहमत हैं कि कुछ कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को सुधार भी तो हम ही रहे हैं।
कार्रवाई भी तो हम ही कर रहे हैं, चीजों को बदल भी तो हम ही रहे हैं, और आने वाले वक्त में देखिएगा कि और चीजें बदलेंगी। दानिश जी, आपने स्वीकार किया कि कमियां हैं जिसे हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में कहाँ कमी हो जा रही है? आप विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं और पिछले 7-8 साल से आपकी केंद्र में सरकार है। विशेष राज्य का दर्जा क्या अब तक नहीं मिल जाना चाहिए था पिछड़े हुए बिहार को? जी देखिए, इसके लिए लगातार हम लोग संघर्षरत हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब हस्ताक्षर युक्त पत्र माननीय महामहिम राष्ट्रपति को गया था, तो उस वक्त में तमाम राजनीतिक दलों को नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी भी उस वक्त साथ में थी, और भारतीय जनता पार्टी ने भी वो हस्ताक्षर युक्त पत्र को वहां भेजने का काम किया था कि भाई बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन किन स्थितियों परिस्थितियों में अभी तक तो नहीं मिला है, ये आप भी समझ रहे हैं। देखिए, बिहार के साथ आजादी से पहले से सियासत होती रही है, ये कोई नया नहीं है कि बिहार के साथ सियासत हो रही है। क्योंकि बिहार के लोग बेबाक होते हैं, चढ़कर बोल देते हैं और हकीकत बयां कर देते हैं कि भाई यहाँ से ये गलत हो रहा है, वहां से वो सही हो रहा है। आपने देखा होगा कि ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ सबसे पहले बगावत अगर फूटी तो बिहार से फूटी, और अगर मुगलिया सल्तनत के खिलाफ सबसे पहले बगावत फूटी और मुगलिया सल्तनत को हरा कर किसी ने भेजा तो सासाराम के शेरशाह सूरी ने भी भेजा। तो हम तो हमेशा बागी रहे हैं और हमेशा बगावत करी है हम लोगों ने। तो इसलिए केंद्र की आंखों में गड़े भी हैं हम लोग, चाहे हुकूमत किसी की हो। हुकूमत को लगता है कि भाई बिहारी तो छोड़ेंगे नहीं, बिहारी तो लड़ेंगे, और हम लड़ने वाले रहे हैं, इसलिए बिहार की तरफ कभी फोकस नहीं किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग आज भी अपने डिमांड्स को लेकर के प्रयासरत हैं, अपनी बातों को कर रहे हैं। स्पेशल स्टेटस हमारा एजेंडा है और हम उस एजेंडे पे कार्रवाई कर रहे हैं। अगर स्पेशल स्टेटस मिल गया होता तो आज बिहार अपने हिसाब से काम करता, अपनी चीजों को खुद से लागू करवाता, जो नहीं हो पा रहा। दानिश जी, लगातार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मुद्दे विवादित हैं, जिसको बिहार हमेशा जिससे दूर रहना चाहता है, अजान और हनुमान वाली बात को लेकर के हो या फिर कॉमन सिविल कोड की बात हो, ये लगातार उठ रहा है। और इसके साथ सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग थलग है और आप विपक्ष के साथ हाथ मिला करके और इन सारे मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या ये लड़ाई आप लोग जीत पाएंगे? निस्संदेह जीतेंगे। जब जनता की लड़ाई आप लड़ेंगे तो जीतेंगे। आजान ये सब कोई विवाद नहीं है। अगर आपके घर में यज्ञ हो रहा है और दूसरे लोग राजनेता आकर कहें कि यज्ञ नहीं होना चाहिए, किसी राजनेता का अधिकार नहीं। हमारे कमरे में क्या नहीं तो आप कह दीजिए कि भाई ना सड़क पे मंदिर होगा ना मस्जिद होगा, बंद करिए। हम भी चाहते हैं कोई रैली जुलूस नहीं निकलेगी, कोई धार्मिक जुलूस नहीं निकलेगी। धार्मिक जुलूस के नाम पर जिस तरीके का तांडव मचाया जा रहा है, बंद करिए ना धार्मिक जुलूस। हम कहाँ कहते हैं कि धार्मिक जुलूस होना चाहिए, बंद कर दीजिए धार्मिक जुलूस। काहे का धार्मिक जुलूस? भाई भगवान जी को याद करना है तो हम घर में याद कर देंगे, अल्लाह की प्रार्थना करनी है तो हम घर में प्रार्थना करेंगे, क्यों हम ये जुलूस निकालेंगे? भाई हम तो इसके घोर विरोधी हैं और हमारे नेता भी इसके घोर विरोधी रहे हैं। दानिश जी, मेरा अंतिम प्रश्न है और ये प्रश्न काफी बिहार की राजनीति और खास करके बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए है। नीतीश कुमार जी लगातार जिस तरह का एक्ट कर रहे हैं, उसे देख करके आम जनता और कई लोग सवाल हमसे भी पूछते हैं, क्योंकि पत्रकारिता में हमें भी कई लोगों के सवालों का जवाब देना होता है, जबकि हमारी जवाबदेही भी बनती है और वही सवाल हम आपसे भी पूछते हैं। बिहार के लोगों में ये कौतूहल है कि क्या नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, कब तक रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या बिहार के सुल्तान नीतीश कुमार जी कब तक रहेंगे? इस सवाल का जवाब आपके पास है? देखिए, जनादेश मिला है 2025 तक का। जी, बिहार की जनता ने जनादेश दिया है, तो आपको पता है कि मुख्यमंत्री जनादेश का कितना सम्मान करते हैं। जब जनादेश मिला है तो आप बेफिक्र रहें, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जा रहे हैं। 2025 तक का जनादेश मिला है तो 2025 तक बिहार में ही रहेंगे। कुछ लोग रिवर जरूर उड़ा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं, लेकिन मैं वैसे लोगों को बता देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री कहीं नहीं जा रहे हैं, मुख्यमंत्री यहीं रहेंगे। यहीं की जनता ने उन्हें इलेक्ट किया है और यहीं शासन करेंगे। दानिश जी, आपकी बात मान ली जाए तो 2015 में भी तो जनादेश 2020 तक के लिए मिला था। देखिए, जनादेश मिला था, सरकार चल रही थी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनादेश मिला था, सरकार चल रही थी। लेकिन अगर किसी मंत्री के ऊपर में आरोप लगता है और माननीय मुख्यमंत्री इस चीज को कहते हैं कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट करिए, और अगर आप स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं तो ये कहाँ का न्याय है भाई कि अगर आप पर तोहमत लगे और आप कोई जवाब नहीं दीजिए और सत्ता में बने रहिए। नीतीश कुमार जी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, करप्शन के साथ समझौता नहीं कर सकते। चलिए, वही हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम भी इंतजार करेंगे कि 2025 तक नीतीश कुमार जी रहें। अगर कुछ होता है इस बीच में तो आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।